हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जी आप ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं जय सिंह पटेल आप लोगों के समक्ष आज नया चैप्टर लेकर आया हूँ, जिसका नाम है एकात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक और संघात्मक व्यवस्था, यूनिटरी एंड फेडरल सिस्टम क्या है। एकात्मक, बहुत बार असमंजस में लोग रहते हैं कि एकात्मक और संघात्मक व्यवस्था में क्या अंतर है, कैसे इसको माना जाए कि एकात्मक व्यवस्था है, कैसे कहा जाए कि संघात्मक व्यवस्था है। तो सबसे महत्वपूर्ण अंतर यहाँ पर है सत्ता के बंटवारे के आधार पर। सत्ता मतलब शक्ति कि बंटवारे के आधार पर एकात्मक और संघात्मक व्यवस्था में अंतर किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण अंतर जो है यही है कि शक्ति के आधार पर, शक्ति का बंटवारा किस आधार पर किया जाएगा। ये केंद्रीकरण की शक्ति होगी या विकेंद्रीकरण की शक्ति होगी, इसी के आधार पर जो है एकात्मक और संघात्मक व्यवस्था की जाएगी। जब केंद्रीकरण की शक्ति पाई जाएगी कि एक ही स्थान पर सारी शक्ति केंद्रित कर दी जाए तो वहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था हो, और जब शक्ति को जो है पावर को डिवाइड कर दिया जाएगा केंद्र और प्रांतों के बीच, तब वहाँ विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति पाई जाएगी, अर्थात संघात्मक व्यवस्था पाई जाएगी। आइए देखते हैं क्या है पहले इसके बारे में। संघात्मक व्यवस्था, एकात्मक, पहले हम एकात्मक व्यवस्था पढ़ लेते हैं। यूनिटरी एंड फेडरल सिस्टम। यूनिटरी एंड फेडरल सिस्टम, एकात्मक व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था। एकात्मक और संघात्मक व्यवस्था। पहले तो हम एकात्मक व्यवस्था देखें क्या है। एकात्मक, अगर इसको डिफिनेशन के रूप में कहेंगे, परिभाषा के रूप में क्या कहा जाएगा। डिफिनेशन, एकात्मक व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें संविधान के द्वारा संपूर्ण सत्ता को एक केंद्रीय सरकार में समाहित कर दी जाती है। कहने का मतलब फिर से एक बार देखें, एकात्मक व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें संविधान के द्वारा संपूर्ण सत्ता एक केंद्रीय सरकार में समाहित कर दी जाती है, और प्रांतीय सरकारें अपनी पावर या अपनी शक्ति संविधान से प्राप्त न करके बल्कि उसी केंद्रीय सरकार से प्राप्त करते हैं। अर्थात प्रांतीय सरकारों का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। परिभाषा के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। एकात्मक व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें संविधान के द्वारा संपूर्ण सत्ता को एक केंद्रीय
सरकार में समाहित कर दी जाती है या प्राप्त करती, केंद्र सरकार प्राप्त करती है। प्रांतीय सरकारें अपनी शक्ति संविधान से प्राप्त न करके बल्कि उसी केंद्रीय सरकार से प्राप्त करती है। अर्थात प्रांतीय सरकारों का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। यह है एकात्मक व्यवस्था की परिभाषा। डायसी एक नाम है, डायसी विधि के शासन के जनक के रूप में प्रसिद्ध है। डायसी ने कहा कि संपूर्ण सत्ता को एक ही स्थान पर केंद्रित कर देना या केंद्रित होना ही, संपूर्ण सत्ता को एक ही स्थान पर केंद्रित होना ही एकात्मक सरकार कहलाता है। डायसी की ये परिभाषा है। एकात्मक की ये परिभाषा है। इसके बाद सर्वप्रथम एकात्मक व्यवस्था का जन्म कहाँ हुआ? एकात्मक व्यवस्था का जन्म सर्वप्रथम विश्व में इंग्लैंड में हुआ। तो एकात्मक व्यवस्था का जनक किस देश को माना जाता है? इंग्लैंड। इंग्लैंड इसका जनक माना जाता है। एकात्मक व्यवस्था का जन्म इंग्लैंड में। इसमें केंद्रीकरण, एकात्मक व्यवस्था में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है या केंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित करण के सिद्धांत पर आधारित। केंद्रीकरण का संपूर्ण सत्ता एक ही हाथों में केंद्रित होनी चाहिए, एक ही व्यक्ति के पास या एक ही सरकार के पास होनी चाहिए। इसका लक्षण क्या है? बहुत बार पूछा जाता है परीक्षा में, विशेष रूप से टीजीटी, पीजीटी और वनडे एग्जाम के लिए पूछ लेते हैं कि एकात्मक व्यवस्था के क्या लक्षण है, किस कारण जो है इसको जो है एकात्मक व्यवस्था के अंतर्गत माना जाएगा, उसका लक्षण क्या है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एकात्मक व्यवस्था के लक्षण के अंतर्गत लक्षण और गुण दो चीजें होती हैं। लक्षण के अंतर्गत देखते हैं एक केंद्रीय सरकार का होना। एक केंद्रीय सरकार मतलब एक प्रांतों की बात ध्यान रखें, केवल केंद्र सरकार की बात की जाए कि एक ही केंद्रीय सरकार का होना एकात्मक व्यवस्था का प्रथम गुण माना गया है। और दूसरा, प्रांतीय सरकारों का पूर्णतः स्वतंत्र न होना या उनका कोई अस्तित्व न होना, बल्कि प्रांतीय सरकारें जो पावर प्राप्त करेंगी उन्हीं केंद्रीय सरकारों के द्वारा प्राप्त करेंगे, दूसरा लक्षण है। तीसरा, इकहरी नागरिकता, इकहरा संविधान, इकहरी चुनाव मशीनरी आदि जो है इसके लक्षण बताए गए हैं। देख लीजिए।
एकात्मक व्यवस्था के लक्षण। लक्षण के अंतर्गत पहला देखते हैं, एक यहाँ लक्षण, एक केंद्रीय सरकार का होना। दूसरा लक्षण जो मैंने परिभाषा में बताया वही चीज यहाँ लक्षण में भी परिलक्षित होती है। दूसरा, प्रांतीय सरकार का पूर्णतः स्वतंत्र न होना, प्रांतीय सरकारों का पूर्णतः स्वतंत्र होता है, केंद्र सरकार पर ही आश्रित होना। तीसरा, पहली नागरिकता गहरा संविधान, गहरी चुनाव मशीनरी, गहरी नागरिकता, गहरा संविधान, गहरी चुनाव मशीनरी आदि, और गहरी न्यायपालिका। तो ये हमारे मुख्य लक्षण रहे एकात्मक व्यवस्था है। इसकी विशेषताएं क्या है या गुण क्या है? एकात्मक व्यवस्था का पहला गुण है, किसके कारण जो है इसके अंदर क्या क्वालिटी है, क्यों लोग अपनाते हैं। राष्ट्र की एकता व अखंडता के लिए उपयोगी है। दूसरा, निर्णय लेने में सरलता या निर्णय लेने में देरी नहीं होगी। कम खर्चीली का मतलब कि एक ही अगर केंद्रीय सरकारी पाई प्रांतों में विभाजन नहीं होगा, केंद्र सरकारें नहीं पाई जाएंगी, पूरी शक्ति एक ही सरकार में जो है केंद्रित होगी, तो जो है कोई निर्णय लेने में आसानी होगी। राजनीतिक दलों का बहुलता का अभाव, पहला इसके अंतर्गत देखते हैं कि बहुत ही राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए उपयोगी। राष्ट्र की एकता व अखंडता, राष्ट्र की एकता व अखंडता के लिए उपयोग। दोनों कम खर्चीली व्यवस्था। तीसरा, निर्णय लेने में सरलता, निर्णय लेने में सरलता, और राजनीतिक दलों की बहुलता का अभाव। राजनीतिक दलों की बहुलता का अभाव, यह जो है गुण जो पाया जाता है एकात्मक शासन व्यवस्था। लेकिन इसके साथ दोष भी। दोष क्या है? सबसे बड़ा दोष है कि निरंकुशता। एकात्मक व्यवस्था में निरंकुश होने का ज्यादा डर रहता है। तानाशाही, लाल फीताशाही आने की ज्यादा संभावना रहती है, और कम लोकतांत्रिक है। कहने का मतलब कि इसमें शासन में भागीदार बहुत कम लोग होंगे एकात्मक व्यवस्था के अंतर्गत, और बड़े देशों के लिए कम उपयोगी है। क्योंकि अगर विशाल क्षेत्र है तो वहाँ पर
एक स्थान से जो है शासन चलाना संभव नहीं होता है। ये हमारे जो है अवगुण रहे लोकतांत्रिक व्यवस्था के दोष। दोष क्या है? निरंकुश पहला होने का डर या निरंकुशता का बोलबाला। दूसरा नौकरशाही को बढ़ावा। तीसरा बड़े देशों के लिए अनुपयुक्त बड़े देशों के लिए अनुपयुक्त। इस प्रकार से यह हमारी व्यवस्था है। और क्या है इसमें? जन सहभागिता की भी कमी पाई जाएगी। निरंकुश होने का बड़े देशों के लिए अनुपयुक्त कि लोग इसमें कम से कम लोग भागीदार होंगे इस शासन व्यवस्था में। ये रहा हमारा। अब प्रश्न उठता है किस देश में एकात्मक व्यवस्था पाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से बनता है कि किस देश में जो है एकात्मक व्यवस्था पाई जाती है। यहाँ तो हमने बताया कि एकात्मक व्यवस्था का जन्म सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ। उसके बाद किन किन देशों में जो है व्यवस्था पाई गई? तो पहला प्रमुख देश, एकात्मक व्यवस्था वाले प्रमुख देश इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, चीन, बेल्जियम, इटली, स्पेन, इटली, बेल्जियम, चीन, फ्रांस, इटली, स्वीडन आदि देशों में जो है एक तरह से देख लीजिए कि यूरोप के देश जो है अधिकतर यूरोप के देशों में एकात्मक व्यवस्था पाई जाती है। इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, चीन, बेल्जियम, इटली, स्पेन, स्वीडन, ये दो देश तो जो है एशिया के हैं आते हैं। बाकी सभी देश जो है अधिकतर देखेंगे तो यूरोप से ही आते हैं। ये हमारा एकात्मक व्यवस्था का लक्षण रहा, परिभाषाएं रही। मैं आशा करता हूँ कि ये आप लोगों को पसंद आया होगा। यहाँ से अगर कहीं भी कुछ डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर जो है अपना मत प्रस्तुत करें। आज का वीडियो बस यहीं तक ही। धन्यवाद।